तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। तो कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के कार्यक्रम में लेकर के चलते हैं। एक ऐसी दिल दहला देने वाली जो घटना है, जो इस कहानी का सार है, वो आप समझेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है। और कैसे कैसे क्राइम होते हैं, यहाँ तक कि जो बहुत ही पौराणिक कथाओं में पाई जाने वाली घटनाएं थी, जो लेकिन आज उन घटनाओं का जो जिक्र है वो बिल्कुल सरेआम और खुलासे के रूप में देखने को मिलता है। तो इस कहानी में एक परिवार होता है और उस परिवार के मुखिया जो होते हैं उनका नाम महेश होता है, और उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम सविता होता है, और एक बेटी होती है जिसका नाम अंजनी होता है। पत्नी की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच होगी, और जो बेटी अंजनी है उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। और उनका एक बेटा है जिसका नाम विनय होता है, और विनय की उम्र अब 21 वर्ष हो गई है। परिवार बहुत ही अच्छे ढंग से बचपन से, हालात बहुत ही खराब होते हैं, घर की स्थिति बहुत ही खराब होती है। लेकिन जब से बेटे ने इस घर की बागडोर संभाली थी, बेटा कुछ करने लायक हुआ था जिसका नाम विनय था। वो 17 साल की उम्र से एक होटल में काम करते करते उस होटल में मैनेजर तक की पोस्ट को हासिल कर लेता है। ये कहानी भागलपुर के एक छोटे से गांव चंद्रकला गांव की है, और जिनका जो विनय लड़का है महेश का, वो अब हापुड़ के एक छोटे से शहर में एक जो होटल होता है उस होटल में काम करते करते अब विनय वहां पर एक मैनेजर की पोस्ट पर हो गया था। क्योंकि जब गांव में था, जो घर पर था, तो विनय ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से वहां पर कार्यभार संभालने में और जिम्मेदारी से काम करने के वजह से आज विनय वहां पर मैनेजर की पोस्ट पे था। बड़ा होटल था, आज मैनेजर था, और वहां सारी सुख सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध थी। और यहाँ तक कि उसके घर से जाने वाले उसकी बहन, उसके माँ और जितने भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं वो होटल उपलब्ध कराता था। इस तरह से अब इनके जीवन में बहुत सुधार हो सका था, और बहुत ही अच्छी तरह से इनकी कहानी चल रही थी, इनकी जो जीवनचर्या है चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि महेश का मर्डर हो जाता है, और थाने में FIR लिखवाई जाती है, और महेश ढूंढे नहीं मिलता है, महेश की लाश नहीं मिलती है। लेकिन महेश की लाश जब विनय के घर के आंगन में ही पाई जाती है, तो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं चंद्रकला के जो लोग होते हैं, उस गांव के लोग होते हैं। बहुत ही अपने आप में इतना विचित्र सोचने लगते हैं कि आखिर इस आंगन में, और जो महेश है उसके घर के अंदर महेश की कैसे मृत्यु हो सकती है। अगर मृत्यु हुई तो खबर क्यों नहीं आए किसी प्रकार की। लेकिन ये पुलिस की खोज के बाद ही इनकी लाश बरामद की जाती है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ था? विनय ने मारा था, या विनय की माँ ने मारा था, या जो बेटी होती है उसने मारा था, या कोई और था? तो कहानी को विस्तार से समझते हैं, बने रहिएगा कहानी में। इस कहानी में आपको बहुत ही जागरूक करने वाले तथ्य मिलेंगे, बहुत ही सतर्क और सुरक्षित रहने के जो उपाय हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो घिनौने कर्म कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोग ही अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन किस तरह से कैसे होता है? तो जब लड़के की नौकरी वहां लग जाती है और मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है, तो वहां आने जाने का एक जो कार्यक्रम होता है, इसकी माँ और इसकी जो बहन है वो काफी हद तक वहां पर जाया करती थी, जहां पर हापुड़ में इसका होटल था। होटल की तरफ से एक अच्छा खासा कमरा मिला हुआ था इन लोगों को, और उस कमरे में ये लोग अच्छी तरह से रहते थे। लेकिन विनय की माँ जो सविता होती है और बहन अंजनी ही ज्यादातर कमरे पर रहती थी, क्योंकि विनय तो ज्यादातर होटल में रहती थी, और जो पिता महेश होता है वो ज्यादातर आता जाता नहीं है। लेकिन इधर इनकी हरकतें बदलने लगी होती हैं। जो इसकी माँ सविता और बहन अंजनी होती है, अंजनी के भी शरीर पर इस समय भरी जवानी का और भरपूर कसा हुआ बदन था। इस समय जवानी उमड़ रही थी, जबकि माँ की भी उम्र अभी 40 के अंदर ही थी, 35 से 40 के बीच होगी। माँ जो सविता होती है उसकी भी जवानी अभी तार तार होने को बाकी थी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ
कि ऐसे जब कृत्य होते हैं तो लोग इसी नज़र से देखते हैं और ऐसी ही बातें उनके बीच में बनाने लगते हैं। जो बातें और जो उनके प्रति जो मैगजीन आई उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इनके जीवन में ऐसे बदलाव हो जाते हैं। जब थोड़ी इनकम हो जाती है, थोड़ा ऐशो आराम की ज़िंदगी हो जाती है, तो वहाँ पर कमरे पर इसका जो लड़का होता है सविता का और जो अंजनी का भाई होता है वो बहुत ही कम आता होता है। लेकिन ये दो लोग कमरे पर रह जाते थे और पड़ोस में एक रहने वाला जो लड़का था वो विकास यादव होता है और विकास यादव वहाँ पर आता जाता रहता है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी पटने लगती है। यहाँ तक कि उस 35 साल की माँ और उस अंजनी जो 18 साल की, दोनों रिलेशन एक साथ इनके बन जाते हैं। ये बात ना माँ को पता होती है कि बेटी के साथ इसका रिश्ता है और ना ही बेटी को पता होता है कि माँ के साथ भी इसका रिश्ता है। लेकिन उस लड़के का उन दोनों लोगों के साथ अलग अलग रिश्ते बनाने का, यहाँ तक कि शारीरिक संबंधों का जो चक्र था वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा था। यहाँ तक कि अब महेश घर पे अकेला होता है और ये अंजनी और सविता, जो अंजनी की माँ है और जो अंजनी सविता की बेटी है, ये दोनों लोग वापस चंद्रकला आने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन जब महेश ने फोन करके अपने बेटे से बहुत ही गुजारिश की कि माँ और बेटी को अपनी बहन को यहाँ चंद्रकला गांव भेज दीजिए, यहाँ काफ़ी बदनामी होती है कि वो लोग शहर में रहने लगे हैं, जबकि जवान बेटी को अपने घर पे रहना चाहिए और शादी का विवाह करना चाहिए। आज 6 महीने हो गए हैं तो बेटा उन लोगों को यहाँ भेज दीजिए। ऐसा जब हो जाता है, उसके कानों में आवाज़ पड़ती है पिता की, तो वो बेटा जो विनय होता है वो अपनी माँ और बहन से काफ़ी निवेदन करता है, काफ़ी विनती करता है कि यहाँ से चली जाओ और घर में जाकर के रहो, ताकि पिताजी को भी कुछ थोड़ी तसल्ली रहे, थोड़ी राहत रहे। वो अकेले खाना बनाना, खाना, ये सारी और घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो वहां भी जाकर के रहो ताकि उन लोगों का भी मन बना रहे। ऐसी जब बातें होती हैं तो वो जाने पर तैयार ही नहीं होती हैं। लेकिन जब विनय ने बहुत ही जोर देते हुए कहा, तब वो लोग खैर तैयारी करती हैं, तैयारी करके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के लिए जब रवाना हो रहे होते हैं तो वहां पर ये रास्ते में आकर के फिर मिलता है विकास यादव और कहता है कि आप लोगों को नहीं जाना है, मैं जाने नहीं दूंगा, आप लोगों को यहीं रुकना है। लेकिन जब वो रोक नहीं पाता है तो उसे फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस पूरा हुलिया बताया जाता है। वो माँ और बेटी दोनों बताती हैं और वो जा कर के अपने घर भागलपुर में चंद्रकला गांव में पहुंच जाती हैं। यहाँ आती हैं तो पति के साथ बहुत ही लड़ाई और झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि पिता ने उस बेटी के और उस सविता के पति ने जब बुलवाया था तो वो एक तरीके से उन लोगों को जबरदस्ती बुलवा लिया, जिसकी वजह से उनके आपस में बहुत झगड़े होने लगे थे। इन झगड़ों को लेकर के मारपीट भी होती है, लेकिन मामला कुछ दिन में सही हो जाता है, 1-2 दिन में। लेकिन उनके वापस आए का तीसरा दिन ही था, लेकिन विकास का वहां दिल नहीं लग रहा था। उसकी माँ के साथ जो संबंध थे वो तो थे ही, लेकिन 18 साल की जो अंजनी थी, इसके साथ जो उसके रिश्ते थे वो बहुत ही गंभीर थे और वो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो वहां से वापस आता है, जो लड़का होता है हापुड़ से आता है और भागलपुर के चंद्रकला गांव में आता है। वहां पर पता लगा करके इसके घर के अंदर आता है तो महेश पूछता है, भाई आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, आपका क्या काम है इस घर में। तुरंत बोलते हुए अंजनी और सविता सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि ये हापुड़ से आए हैं, बेटे के बहुत खास दोस्त हैं और हम लोगों के वहाँ पड़ोसी थे। ये दरअसल यहाँ कोई काम डालने वाले हैं और काम के विषय में आए हैं। बात बनाते हुए महेश से ऐसी बातें करती हैं तो महेश कहता है कि ठीक है, लेकिन भाई आप हमारे घर क्यों आए हैं। तो वो लोग कहती हैं कि इन्होंने हमसे बात की थी और कहा था कि हम आपके घर में कुछ दिन रुक जाएंगे और रुकने के बाद में हम वहाँ अपना कोई काम करेंगे। जब तक कमरा नहीं मिल जाता है, जब तक रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक मैं थोड़े दिन आपके घर में गुजार लूँगा। उसने कहा ठीक है, हमारे यहाँ बना हुआ ऊपर कमरा है जो ले सकते हैं किराए पर और रह सकते हैं। वो वहाँ पर किराए पर रहने लगता है। 1 से 2 महीने के बीच में ये महेश को कई बार ऐसा लगता है कि ये हमारी जो पत्नी है कभी उसके कमरे में जाता है, कभी बेटी के कमरे में जाता है। यहाँ तक कि अब इसे पूरा पता चल चुका था
कि इनके अवैध संबंध हैं। ये जो आवाजें थी, ये जो सिसकारियां थी इस घर की जो उठने वाली कसक थी, वो पूरे मोहल्ले और पूरे गांव में छा जाती है। सभी लोगों की नजरों में अब महेश का परिवार बर्बादी की तरफ चल रहा था। इस बात को सब लोग कहने भी लगते हैं, आपस में बातें होने लगती हैं, चर्चाएं होने लगती हैं, यहाँ तक कि अब इन चर्चाओं की गूंज महेश के कानों तलक भी आने लगती है। महेश को जब सारी गूंजें सुनाई पड़ती हैं तो महेश को लगता है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमें खबर तो है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस बात जब सचेत हो जाता है तो एक दिन अपने घर में बहुत काफी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उस लड़ाई झगड़े में महेश की कोई सुनवाई नहीं होती है। माँ और बेटी दोनों ने उसको बंधक बना लिया था, और बंधक बनाने के बाद में महेश ने जब पुलिस में ऐसी खबरें करने की जो कोशिश की थी, जब बताया था, तो वो लोग सोचती हैं कि अगर ये पुलिस में चला गया और खबरें फैला दी तो गांव में हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और यहाँ तक कि हो सकता है हम लोगों के साथ कोई बुरे ख्याल आ जाए या कोई बुरी हालात हो जाए। इस पर उन दोनों ने उसे, एक जो माँ बेटी और वो जिसका नाम विकास था, इन तीनों लोगों ने मिल करके उसका गला दबा करके उसका हत्या कर देती हैं। यानी महेश को, जो परिवार का मुखिया है, उसकी जान ले लेती हैं ये लोग। यहाँ तक कि अब बेटे को भी नहीं पता है, विनय को, मेरे पिता के साथ क्या हुआ है। वहां से एक दिन वो फोन करता है और कहता है कि पिताजी कहाँ हैं। इसको भी इस बारे में शक था, क्योंकि पहले से भी महेश ने ऐसी जानकारियां अपने बेटे को दी थी। जब बेटा फोन मिलाता है, बाप का फोन नहीं मिलता है, पिताजी से बात नहीं होती है, तो माँ से पूछता है तो माँ कुछ ऐसे जवाब देती हैं जिससे बेटे को संतुष्टि नहीं होती है, और गांव के कई लोगों का फोन नंबर लगा करके बात करता है और कहता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बेटा अब बहुत ही बेचैन था, लेकिन पता लगता है कि उस बेटे के पिता का इस दुनिया में अब कोई भी सबूत और कोई भी नाम नहीं रह गया था। उसके पिता की अब मृत्यु हो चुकी थी। जब कोई खबर नहीं मिलती है तो वापस वहां से आता है और पता लगाता है। तो वो जब पता नहीं लगता है तो थाने में जाता है, नजदीकी थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन रिपोर्ट लिखवा करके वापस आया ही होता है घर के अंदर, और इसे कुछ खुशबू या कुछ बदबू महसूस होती है जो उसके ही आंगन से आ रही होती है। वो पूछता है कि माँ, हमारे घर में कोई बदबू जैसा माहौल है, कुछ है। उन्होंने बहुत पहले से मेहनत की थी और सारे परफ्यूम वगैरह छिड़के थे ताकि किसी को खबर ना चले, लेकिन जैसे ही उसको इधर उधर जाने आने में खुशबू बदबू महसूस होती, वैसे वो तुरंत पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर हमारे आंगन में है क्या जिससे बदबू आ रही है। एक जगह पर देखता है कि एक जगह पर फर्श नया बना हुआ होता है, उस फर्श को वो लड़का खुदवाता है। यहाँ तक कि पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि हमारे घर में शायद कुछ ना कुछ है। तो पुलिस आती है और पुलिस उस जो खंडक को है खुदवाती है, जो गड्ढा किया गया था, नया ताजा सीमेंट लगाया गया था, जहां पर उसे खुदवाती है। खुदवा करके वहां पर देखती है कि महेश की लाश अंदर मिलती है। उस महेश की लाश को बरामद किया जाता है, और उस विकास और उसकी पत्नी सविता और अंजनी पर बहुत ही धामकसी की जाती है, बहुत जोर दिया जाता है। तब कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। तब पता लगता है कि इन लोगों ने अपने जो माँ और बेटी और उस विकास के तीनों के जो घिनौने कृत्य हैं, जो एक तरीके से बहुत ही अपराध तथ्य हैं, उनकी वजह से महेश की जान चली गई है, और महेश को मारने वाले इन्हीं तीनों लोग हैं। फिर उन तीनों लोगों को कानूनी कार्रवाई के अनुसार धारा 302, 201 के तहत इन लोगों को जेल भेजा जाता है, और इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यह परिवार जो था वो नस्तिनाभूत हो चुका था, क्योंकि जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा परिवार होता है तो उसे बहुत ही सतर्कता और बहुत ही सुरक्षा के साथ अपने जीवन को मैनेज करना चाहिए। जबकि इन लोगों ने थोड़ी गरीबी के बाद जैसे ही अमीरी को छुआ था, इन लोगों के दिमाग बदल गए थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने ये कहानी रखी, जैसी जानी वैसी आप लोगों को सुनाई। इस कहानी का जो उद्देश्य था, आपको किसी प्रकार से तकलीफ पहुंचाना नहीं था, आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था। बस इस कहानी को सुना करके आप लोगों के सामने अपनी बात रख करके जैसी पता चली वैसी आप लोगों को बताई। इससे बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों के अंदर
ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूकता बनी रहे। तो मैं रोज रात 8 बजे इसी प्रकार से प्यार से जुड़ी कहानियाँ और क्राइम से जुड़ी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।